हेलो एवरीवन, अमन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम लेके आए हैं ध्वनि यानी कि साउंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है अपना, ध्वनि का संचरण होता है। ध्वनि का संचरण होता है। रीट 2018 के अंदर पूछा गया था क्वेश्चन कि ध्वनि का संचरण कैसे होता है। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ध्वनि का संचरण अनुदैर्ध्य प्रगामी तरंग के रूप में होता है। कैसे होता है? अनुदैर्ध्य प्रगामी तरंग के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है। यदि वायु के दाब को दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा? रीट 2016 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है कि अगर वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है और वायु के दाब को दोगुना कर दें तो ध्वनि का वेग कितना होगा? तो बच्चों दाब को दोगुना करने पर ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 332 मीटर प्रति सेकंड। तो सेम ही वेग, उसी में वायु का दबाव दोगुना करने के बाद भी सेम वेग रहेगा, 332 मीटर प्रति सेकंड ही आंसर आएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि से अधिक प्रबलता का शोर मानव शरीर के लिए कष्टदायक होता है। रीट 2012 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 80 डेसिबल। 80 डेसिबल से अधिक का शोर जो होता है वो मानव शरीर के लिए कष्टदायक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है। आरटेट 2011 का क्वेश्चन है कि ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आवृत्ति पर। बच्चों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और पुराने एग्जाम से वो उठाए हुए हैं, तो ये आगे आने वाले एग्जाम्स में भी आने की संभावना है। तो अच्छे से पढ़े और वीडियो को अंत तक देखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है। आरएएस प्री 2012 के अंदर आया हुआ है कि मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 60 डेसिबल। 60 डेसिबल होता है जो मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। आरएएस प्री 2003 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन है कि जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लगभग 30 डेसिबल। लगभग अप्रॉक्स 30 डेसिबल की ध्वनि वो उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ध्वनि के स्रोत व परावर्ती सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे। ये भी आरएएस प्री 2007 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि स्रोत और परावर्ती सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17 मीटर। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका 17 मीटर। 17 मीटर की दोनों के बीच में दूरी होनी चाहिए जिससे कि अपन को प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक तरंग की आवृत्ति 120 हर्ट्ज है। यदि तरंग की चाल 480 मीटर प्रति सेकंड है तो उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 मीटर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 मीटर। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। एलडीसी 2016 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। तो हमने पढ़ा था ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति होती है अनुदैर्ध्य प्रगामी तरंग होती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य में भी कौन सी? प्रगामी तरंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पराश्रव्य तरंगे होती हैं। एलडीसी 2014 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि पराश्रव्य तरंगे कौन सी होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति की अनुदैर्ध्य तरंगे पराश्रव्य तरंगे होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती। तो ध्वनि तरंगे कहां पर नहीं चल सकती? तो ध्वनि तरंगे निर्वात के अंदर नहीं चल सकती। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्वनि तरंगे निर्वात के अंदर नहीं चल सकती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि की चाल अधिकतम कहां होती है। ध्वनि की जो चाल अधिकतम किसके अंदर होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इस्पात के अंदर। ध्वनि की चाल इस्पात के अंदर होती है सबसे अधिक। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेसिबल क्या है। डेसिबल क्या है? तो डेसिबल अपने क्या होता है? ध्वनि स्तर के मापन की इकाई होता है। डेसिबल क्या होता है? ध्वनि स्तर के मापन की इकाई होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है। तो अपने जो ध्वनि होती है, किसी इंसान की तो मोटी ध्वनि होती है और किसी की पतली ध्वनि होती है। तो उसका रीज़न क्या होता है, किसकी वजह से वो ऐसा प्रदर्शित करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तारत्व। अगर तारत्व कम होता है तो वो पतली होती है, तारत्व अधिक होता है तो वो मोटी होती है ध्वनि।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति नहीं सुन सकता। तो कितनी डेसिबल से अधिक की ध्वनि को व्यक्ति सुन नहीं पाता है? तो 95 डेसिबल की ध्वनि के बाद व्यक्ति उस ध्वनि को नहीं सुन पाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? मोटर गाड़ी, इंजन, पॉप म्यूजिक, हवाई जहाज। तो होता तो सबकी वजह से, लेकिन सबसे ज़्यादा होता है हवाई जहाज। हवाई जहाज के स्टार्ट होने पर उसके इंजन से जो आवाज़ निकलती है उसकी वजह से सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिध्वनि का कारण क्या है? प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है? तो प्रतिध्वनि का कारण होता है ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन होगा तो उसे प्रतिध्वनि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानित कितना होता है? तो ध्वनि का वायु के अंदर जो वेग होता है 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्नों को अच्छे से पढ़ें और अच्छे से ध्यान दें। नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट करें और वीडियो को पूरा देखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो ध्वनि तरंगे प्रत्यास्थ तरंगे होती हैं। बच्चों, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? ध्वनि तरंगे प्रत्यास्थ तरंगे होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि तरंग में किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है? तो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था परावर्तन। परावर्तन की वजह से प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते? तो ये 25,000 हर्ट्ज, ऑप्शन सी, 25,000 हर्ट्ज की ध्वनि को हम नहीं सुन सकते हैं। तो कौन सी प्रकार की ध्वनि नहीं सुन सकते? 25,000 हर्ट्ज की ध्वनि को हम नहीं सुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किसमें होता है? तो यह अपन ने पहले भी पढ़ा था कि ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा इस्पात के अंदर होता है। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा इस्पात के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन। किस में ध्वनि आर पार नहीं जा सकती? तो किसके अंदर ध्वनि आर पार नहीं जा सकती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्वात। निर्वात के अंदर ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 डेसिबल को ध्वनि का प्रबलता स्तर संगत कौन सा होगा? तो 100 डेसिबल किसके लिए निर्धारित किया गया है? तो यंत्र और कारखाने के जो शोर से ध्वनि निकलती है उसे लगभग 100 डेसिबल की ध्वनि माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोनोग्राफी में काम आने वाली जो तरंगे हैं वो कौन सी होती हैं? सोनोग्राफी में मतलब काम क्या आता है? ध्वनि, श्रव्य ध्वनि तरंगे, ध्वनि का तारतम्य, ध्वनि की गुणवत्ता, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ध्वनि का तारतम्य। जो सोनोग्राफी के अंदर जो अपनी सोनोग्राफी होती है बॉडी की, वो ध्वनि के तारतम्य की वजह से होती है। उसके अंदर बहुत ही तीखी आवाज़ निकलती है जिसकी वजह से अपने बॉडी का स्कैन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? इनको ध्रुवित किया जा सकता है, ये निर्वात में चल सकती हैं, 0 डिग्री पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा 332 मीटर प्रति सेकंड होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनकी चाल। तो ध्वनि की जो चाल होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20,000 हर्ट्ज से कम की जो तरंगे होती है वो अश्रव्य तरंगे होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिकार, परभक्षियों तथा बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ तथा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? ये करते हैं प्रतिध्वनि का निर्धारण। प्रतिध्वनि का जब निर्धारण होता है, ये अपनी बॉडी के अंदर से एक आवाज़ निकालते हैं और वो आवाज़ वहाँ से परिवर्तित होकर आती है, तो इन्हें पता चल जाता है कि सामने कोई बाधा है या फिर कोई परभक्षी शिकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तरंग का वेव v, आवृत्ति n तथा तरंग दैर्ध्य लैम्बडा में संबंध क्या दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, v बराबर n लैम्बडा। तरंग का वेव v, आवृत्ति n और तरंग दैर्ध्य लैम्बडा में संबंध क्या होता है? v बराबर n लैम्बडा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है। मतलब बदल गरजते तो पहले हैं लेकिन
उनकी चमक तो पहले सुनाई दिखती है अपन को और उसकी आवाज़ बहुत लेट सुनाई देती है। उसका रीज़न क्या होता है? तो उसका रीज़न ये होता है जो प्रकाश की चाल जो होती है वो ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है, इस वजह से अपन को उनकी ध्वनि लेट सुनाई देती है और प्रकाश पहले दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है कि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु में ध्वनि का वेग होता है, वायु में ध्वनि का वेग होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि तापमान के घटने से घटता है। वायु में जो ध्वनि का वेग है वो तापमान के घटने से घटता है, तभी अपन को सर्दी के अंदर आवाज़ बहुत क्लियर सुनाई देती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती है जबकि दूर जाने वाली रेल के लिए यह घटती है, तो यह घटना किस प्रकार का उदाहरण है? तो यह उदाहरण है डॉपलर प्रभाव का। जो रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ है वो दूर जाती है तब वो घटती है और नज़दीक आती है तब बढ़ती है, तो यह डॉपलर प्रभाव का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? जो ध्वनि का प्रभाव है जो मानव शरीर के कान में कितने समय तक रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/10 सेकंड तक। 1/10 सेकंड तक अपने ऊपर प्रभाव रहता है, उसके बाद नहीं रहता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो स्टेथोस्कोप जो ध्वनि के सिद्धांत है वो परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। स्टेथोस्कोप किस ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन के सिद्धांत पर। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखें। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभव है। तो यह संभव किसके द्वारा होता है? अनुनाद के द्वारा। ये अनुनाद की वजह से हम उसके चैनल बदल बदल के विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम को सुन पाते हैं। ओके बच्चों, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त हुई। आज के क्वेश्चन यहीं थे। हमने ध्वनि और साउंड, ध्वनि यानी कि साउंड के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो पूरे बनाए हैं। तो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से पढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।